Hello students, I am Ajaypal sir from Vivekanand Senior Secondary School, Bani. Now we start the next concept of class +1 physics, that is the Kepler law of planetary motion. तो आज हम क्या करेंगे, Kepler law of planetary motion डिस्कशन आउट करेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट Kepler law डिस्कशन करते हैं. ओके, तो फर्स्ट है Kepler फर्स्ट लॉ. Kepler फर्स्ट लॉ, इसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी बोलते हैं. ओके, ये फर्स्ट लॉ बिल्कुल सिंपल सा लॉ है, आपको समझा देगा. ये सारे प्लैनेट्स के ऊपर बेस्ड लॉ है, तो इसीलिए इसको प्लैनेटरी मोशंस लॉ भी बोला जाता है. ओके, फर्स्ट लॉ इज दैट ईच प्लैनेट revolves around the sun in an elliptical orbit. ओके, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे एलिप्टिकल ऑर्बिट के द्वारा सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं. ओके, और जो सन है, द सन इज सिचुएटेड at one foci of the ellipse. ओके, तो इस तरीके से आपको बताता हूँ. ये मान लो आपके पास क्या है, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है. ओके, तो आपका जो सन है वो आपका जरूरी नहीं इसके सेंटर के ऊपर ही होगा, किसी भी पॉइंट के ऊपर आपका जो सन है वो हो सकता है, थोड़ा सा सेंटर से दूर भी हो सकता है, उसको फोकाई बोला जाता है. ओके, एट वन फोकाई ऑफ द एलिप्स. ओके, ये मान लो आपका सन प्रेजेंट है, ये आपके जो प्लैनेट हैं वो प्रेजेंट है. ओके, ये मान लो ये एक प्लैनेट है. ओके, तो ये प्लैनेट इस पॉइंट पे अगर जब होगा, उस फोकस के बिल्कुल सामने होगा, तो ये सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा. ओके, और अगर किसी दूसरे पॉइंट पे होगा तो ये डिस्टेंस कम होगा. ये मान लो पी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ए ले लो. ओके, जो पी पॉइंट है वो क्लोजेस्ट पॉइंट है, तो उसको पेरिहीलियन पॉइंट बोला जाता है. इस पॉइंट को पेरिहीलियन पॉइंट बोला जाता है. ओके, और जो सबसे दूर वाला पॉइंट होता है उसको एपहीलियन पॉइंट बोला जाता है. ये जो पॉइंट होगा आपका एपहीलियन पॉइंट होगा. ओके, और ये जो डिस्टेंस आपका होगा ओ से लेकर ए तक का जो आपका डिस्टेंस होगा, उसके सेंटर मान लो यहाँ पे इसका सेंटर है, ये तो आपका सन था ना, ऐसा मान लो ये आपका सेंटर है, इसका सेंटर बन रहा है. ओके, तो ये जो ओ से लेकर ए तक की जो दूरी होगी या ओ से लेकर पी तक की, ये बराबर होगी. ओके, अगर सेंटर से हम देखा जाएगा तो इस जो दूरी को सेमी मेजर एक्सिस बोला जाता है. सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स. ओके, ये आपका जो था फर्स्ट कैप्लर लॉ था. ओके, अब हम सेकंड कैप्लर लॉ डिस्कशन करते हैं, दैट इज द सेकंड कैप्लर लॉ, कैप्लर सेकंड लॉ. इसको लॉज ऑफ एरिया भी बोला जाता है. ये भी बिल्कुल सिंपल है, आपको समझ आ जाएगा ये भी. ओके, तो लॉ ऑफ एरिया क्या है, कैप्लर सेकंड लॉ क्या है. ओके, तो सबसे पहले लिखते हैं the line joining a planet to the sun sweeps equal area, sweep out equal areas in equal interval time. ओके, तो ये आपका सेकेंड लॉ. अब मैं आपको इसको डिस्क्राइब करता हूँ कि कैसे ये इक्वल एरिया कवर करता है. मान लो आपके पास क्या है, ये आपकी एलिप्टिकल ऑर्बिट. ओके, और ये आपका सन मान लो इस पॉइंट पे प्रेजेंट है. ओके, तो हम क्या करते हैं, प्लैनेट लेते हैं. मान लो ये मैंने पॉइंट ले लिया, P1 पॉइंट ले लिया. ओके, तो ये मैंने पॉइंट ले लिया, P2 पॉइंट ले लिया. मान लो यहाँ से उसको आने के लिए जो टाइम लग रहा है, P से P2 पे उसको कुछ भी टाइम लग रहा है, मान लो हम क्या करते हैं, उस टाइम हम 24 आवर्स लेकर चलते हैं. ओके,
तो ये आपको टाइम लग रहा है P1 टू P2 से आने के लिए ये टाइम लग रहा है। अब इस साइड जो पॉइंट जब वो P2 से होता हुआ मान लो P3 पे आएगा, ये P3 पे आ गया। ओके, तो ये मैंने आपको P4 पॉइंट ले लिया। अब P3 से P4 आने पे भी अगर उसको 24 आवर्स ही लग रहे हैं तो हम उसको ज्वाइन करवा देंगे इससे, इस सन से ज्वाइन करवा देंगे। ओके, सन से मैंने ज्वाइन करवा दिया, तो इधर भी मैंने ये सन से ज्वाइन करवा दिया। तो उन्होंने बोला है कि जब टाइम सेम होगा, तो टाइम सेम है, ये भी 24 आ रहा है, ये भी 24 आ रहा है, तो ये जो आपका एरिया होगा, इधर वाला एरिया और आपका उधर वाला एरिया बराबर आएगा। दैट इज़ दी केपलर सेकंड लॉ। इसको केपलर सेकंड लॉ बोला जाता है। तो ये आपको समझा जा आ गया होगा। लाइन ज्वाइनिंग ए प्लैनेट टू सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर टाइम सेम है तो जो एरिया होगा वो इक्वल एरिया होगा। ओके, अगर आप लाइन ज्वाइन करवाओगे तो ये आपका सेकंड केपलर लॉ था। अब हम थर्ड केपलर लॉ के बारे में डिस्कशन करते हैं। ओके, थर्ड केपलर लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ द पीरियड्स। इसको लॉ ऑफ पीरियड्स भी बोला जाता है। ओके, तो ये क्या बताता है? बिल्कुल सिंपल है, ये भी द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड of revolution of a planet around the sun is directly proportional to the cube of semi-major axis of its elliptical orbit। मैंने आपको सेमी मेजर एक्सिस बता दी थी क्या होती है। सेंटर पॉइंट से लेकर ओके उसके डायमीटर तक की जो दूरी होती है, उसको पैरीमीटर तक की दूरी होती है, उसको सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं। ओके, तो ये एक तरह का रेडियस होता है एलिप्स का। ओके, तो इसके अंदर ये केपलर थर्ड लॉ क्या बोल रहा है? द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। मान लो टी टाइम उस किसी भी प्लैनेट को रिवॉल्व होने में लग रहा है, तो उसका स्क्वायर रूट मैंने क्या दिया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ओके रेवोल्यूशन प्लान अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस को आर से रोटेट करते हैं और इसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये जो आपका था वो क्या था? केपलर थर्ड लॉ था। ओके, तो ये आपका केपलर थर्ड लॉ है। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं डिडक्शन ऑफ केपलर थर्ड लॉ। केपलर थर्ड लॉ को आप कैसे डिड्यूस कर सकते हो? ओके, डिडक्शन ऑफ केपलर थर्ड लॉ। केपलर थर्ड लॉ की डिडक्शन हम करेंगे। अब मान लो आपके पास क्या है, एक प्लैनेट है। ओके, प्लैनेट है जिसका मास आपको पता है, दैट इज द m मास है। ओके, ऑर्बिट अराउंड द सन। ओके, सन के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है। सन का जो मास है हम मान लो कैपिटल M लेके चलते हैं। ओके, और जो उसका प्लैनेट का जो ऑर्बिट है उसका जो रेडियस है वो क्या है? स्मॉल आर है। ओके, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि वो सर्कल के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, सिंपल वेलोसिटी नहीं होगी, ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। उसको जो टाइम लग रहा है दैट इज द कैपिटल T लग रहा है। अब आपको पता है कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या होती है? G कैपिटल M स्मॉल m बाय में R स्क्वायर होती है। और आपको पता है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है, जब कोई भी प्लैनेट सर्कल के अराउंड किसी ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसके अंदर आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है? mr ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपको पता है। ओके, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे। ओके, तो चलो इक्वेट करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? G कैपिटल M स्मॉल m बाय में R स्क्वायर। अब यहाँ पे स्मॉल m से स्मॉल m तो कट आउट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा। ओके, इज इक्वल टू दी, अब R ओमेगा स्क्वायर बच गया। अब आपको पता है ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई बाय में T होती है, तो उसको वैल्यू को पुट करता हूँ मैं इसके अंदर। चलो
जी कैपिटल एम बाय में आर स्क्वेयर इज इक्वल टू दी, अब ये आर यहाँ पे इस आर को मैं इधर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, उधर ओमेगा ही रहेगा, ओके ओमेगा स्क्वेयर रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई बाय में टी का होल स्क्वेयर आ जाएगा, ओके क्योंकि मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे आर स्क्वेयर इंटू आर हो गया, तो यह क्या बन जाएगा, जी एम बाय में आर क्यूब इज इक्वल टू दी 4 पाई स्क्वेयर बाय में टी स्क्वेयर बन जाएगा। अब ओके तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाता हूँ, टी स्क्वेयर ऊपर चला जाएगा, ओके टी स्क्वेयर को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, ओके इधर आ जाएगा, और यहाँ पे 4 पाई स्क्वेयर बाय में जी एम और आर क्यूब आ जाएगा। अब ये चीज़ आपको पता है कांस्टेंट है, तो आप क्या कर दोगे, इसको ऐसे लिख सकते हो, टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो यही तो हमारा क्या था, कॉन्सेप्ट था कैपिटल थर्ड लॉ कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो आपने क्या करना है, इतने कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करना है जो आपको करवाया गया है। ओके आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। तो टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।